हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमें आज ये कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहला है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है क्रिस्टल लैटिस, तीसरा है यूनिट सेल, चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, पांचवा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, लास्ट है ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो चलिए करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखना है, चार टाइप के हमें सॉलिड्स देखने हैं। पहला है आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा हमारे पास नेटवर्क या कोवैलेंट भी बोलते हैं उसको, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये चार हमें इसमें डिस्कस करने हैं। एक्चुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इन चार टाइप में हमें डिवाइड करके मिलते हैं। चार टाइप्स के होते हैं। आयनिक में क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें आयंस के फॉर्म में होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है NaCl, ठीक है, KCl और MgCl2। यानी कि क्लियरली विजिबल है यहाँ पर आपको कि जितने भी आयंस वाले क्रिस्टल्स होते हैं उसमें आते हैं। इसमें होता क्या है कि दो तरह के आयंस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, इसमें दो पोल्स बना देते हैं। पोल्स बनाने की वजह से इसमें क्या बनता है, इसमें जो दोनों पोल के होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो इनके सबसे बढ़िया एग्जांपल्स आपको ये देखने को मिलते हैं। मेटलिक में क्या होता है, मेटलिक में हमारे पास ऐसे एग्जांपल इसमें फॉलो करते हैं जिसमें जो मेटलिक कैरेक्टर जिसमें होता है। ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर में जैसे हमारे पास आता है जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। इसके अंदर एक मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर जो क्रिस्टल बनेगा उसमें क्या बन पाया जाता है, मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह होता है कि ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर अच्छे होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इनके जो ये अगर मैं इनको जो मेटल्स हमारे पास है, मेटल एटम्स हैं, इनको मैं क्या करूं, अगर इस तरह अरेंज कर लूं तो इनकी चारों तरफ जो एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनको जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते ही ये अपने सरफेस से छोड़ करके एक उसके ऊपर बहने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये एज्यूम कर लें, ये मान चलें कि हमारे पास इतने सारे एटम्स हैं, तो अगर सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ओशन बनने लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो होने लगते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है, आपको भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होता है। और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके अलावा ये थर्मल कंडक्टर भी अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टर भी अच्छे होते हैं। उसका रीजन क्या है कि हम जैसे कि जानते हैं, आपको लोअर क्लास पढ़ाया गया होगा कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा कि लोअर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन के इधर और उधर ये मूव करते हैं। ये मीन पोजीशन के इधर उधर लेफ्ट साइड पोजीशन में मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको थर्मल पोजीशन देते हैं, जब थर्मल एनर्जी देते हैं, एक्चुअली जैसे हम इसको थर्मल एनर्जी देते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये आपस में इसके इलेक्ट्रॉन फिर से ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, ये जो थर्मल एनर्जी मिलते ही ये क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन से ज्यादा फ्लो होने लगते हैं। फ्लो मेरा मतलब है कि अपनी जगह से ज्यादा हिलने होने लगते हैं। यानी कि इनकी जो मूवमेंट है अपने साइड बाय साइड वो ज्यादा तेज हो जाती है। तेज होने की वजह से ये जो थर्मल एनर्जी इसको मिल रही है वो इसको ट्रांसफर करती है, फिर इसमें भी मूवमेंट होगा, फिर इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसको ट्रांसफर करेगा। इस तरह से हमें थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको आसानी से देखने को मिलती है। इसी वजह से जो मेटल के बर्तन होते हैं या जो मेटलिक के जो
बर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो एक छोर पे अगर हम उसको गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करते करते वो दूसरे छोर पर भी गर्म हो जाता है, वो इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स आपके पास जितने भी मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स होंगे वो सब यहाँ पर फॉल करते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है नेटवर्क एंड कोवेलेंट वाले। इसमें हम बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बनाने वाले कोई भी कंपाउंड अगर मिलेंगे तो आपको इसी कैटेगरी में फॉलो होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझिएगा कि अगर कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो, जैसे कि कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में होते हैं 4 वैलेंसीज होते हैं। चारों वैलेंसीज से अगर मैं बॉन्ड बनाना शुरू करूं तो एक एटम जो है 4 तरीके से वो उसको बांध के रखता है। अगर मैं इन सभी के नेटवर्क तैयार करूं, यहां पर भी नेटवर्क तैयार करता हूं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, ये भी 1 2 3। तो देखेंगे आप तो एक ही कार्बन एटम अलग अलग जगहों से बंधा होता है, अलग अलग जगहों से बंधा होता है, यानी कि एक कार्बन एटम 4 तरीके से बंधा होता है, 4 जगह से बंधा होता है। 4 जगह बंधे होने की वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से। इसी वजह से आपको इसी कैटेगरी के अंदर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेरियल देखने को मिलेगा, वो है डायमंड। ठीक है, वो बहुत सारे मेटल से भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और कि ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ मुझे पता है आपको मन में आ रहा होगा ग्रेफाइट के बारे में, लेकिन ग्रेफाइट एक तरह का एक्सेप्शन है। क्या है ग्रेफाइट जो है एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि वो उसका अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप तो उसके स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड नहीं बना होता है। यहाँ पर चारों बने होते हैं, लेकिन वहां पर एक बॉन्ड, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको लोअर क्लास में बताया गया होगा, आपके इंटरनेट भी होगा, उसमें होता है क्या कि एक बॉन्ड जो होता है उसका फ्री होता है। एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसमें सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना। तो वो जो एक बॉन्ड फ्री होता है उसमें 3 ही बॉन्ड से बंधा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, अलग बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेटवर्क बॉन्ड वाले, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो वो कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगला हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है मॉलिक्यूलर भी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है पोलर, ठीक है, और तीसरा है नॉन पोलर। तो अब देखो मॉलिक्यूलर में हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर मिलता है जहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, एक क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और दूसरा क्या हो, हाइड्रोजन वहां पर हो। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वहां पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है कि अगर जैसे मान लीजिए इसकी एग्जांपल है हमारे पास NH3 या ले लेते हैं H2O, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपने साथी के एटम के जो साथ वाला एटम होता है उसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से सामने वाले के ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। उस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही जो से चार्जेस जनरेट होते हैं उसकी वजह से ही एक आपस में बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन को होना जरूरी है। मैं समझाता हूँ, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये H2O है, ठीक है ना। H2O क्या करता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये H इस तरह से बनता है H2O के लिए, दिख रहा है, ओके, विजिबल है। अब देखो मैं इसको फिर से, अब चूंकि H2O मॉलिक्यूल अकेले तो रहेगा नहीं, अगर कभी भी H2O होता है तो वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे होते हैं, उसमें एक बूंद में भी बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैं फिर से O बनाता हूँ, फिर से H बनाता हूँ, ये रहा। अब ध्यान से देखना कि आपको देखोगे कि यहाँ पर H है, यहाँ पर O है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है अपने हाइड्रोजन और जो बॉन्ड है हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच रखेगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शली आता है। ठीक है ना। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, मार्क का बड़ा मोटा हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है,
निगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आता है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब यहाँ पर भी देखो नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने की वजह से वो क्या करता है कि इसी वजह से जो ये पोल जनरेट हुए हैं, जो पार्शली जनरेट हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, बिना उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं पोलर के बारे में। तो पोलर वाले में जो होता है, हम वहां पर वहां पर भी दो पोल्स होते हैं। उसके एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है HCl। इसमें दो पोल जनरेट होते हैं। जब भी ये लिक्विफाई होता है तो इसमें एस पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ये जनरेट होते हैं। इसमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इनके मुकाबले नॉन पोलर के मुकाबले इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी स्ट्रांग होता है, इनका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसका स्ट्रांग होता चला जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी कमजोर होता जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ जुड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डाइपोल अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से दो डाइपोल बने हुए हैं। ठीक है, अब वो कौन से डाइपोल बने हुए हैं उसके बेस पर इनका डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और इसके बेस पर ये वाला कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन पोलर वाला है, यहाँ पर भी हम जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CO2 का। CO2 का बढ़िया एग्जांपल है जो कि नॉन पोलर होता है। ये इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे कि इसके अलावा आपको CH4, ठीक है ना, ये भी C2H2, C2H2, C2H6 या C2H4 इस तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लंडन डिस्पर्सल फोर्स काम करता है जो बहुत ही वीक होता है। इसी वजह से यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लंडन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं सबसे कमजोर होते हैं। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया हो आपको। इसको एक बार अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वैसे लिखने लायक तो कुछ मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि बहुत रफली हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप अपने याद रखने के लिए कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसको डालता हूं, मैं अगला टॉपिक डिस्कस करता हूं। वैसे ये तो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा ही होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, एक बार आपको रिवाइज कराना था, रिवाइज करा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। यहां से एक्चुअली हमारा जो है वो शुरू होता है। हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस। देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें दो वर्ड है, लैटिस और क्रिस्टल। क्या है, दो वर्ड है। लैटिस समझिए क्या होता है। लैटिस एक तरह का अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टल के या किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स के, किसी भी एटम के, किसी भी आयन के, किसी मॉलिक्यूल के जो अरेंजमेंट है 3D फॉर्म में या 3D स्पेस में, जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, लैटिस। तो अगर हमें जो क्रिस्टल बना हुआ है, देखिए एक बात और मैं आपको बताऊंगा आगे, यूनिट सेल। ठीक है, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जो लैटिस होता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में तुम्हें आपको समझाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ऐसे समझाता हूं मैं आपको, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही होता हूं। ये हमारे पास एक ही वाला हो गया, ठीक है, एक ही वाला हो गया, और दूसरा वाला है, ऐसे देख लो, दूसरा वाला है, तो ये तार है, ये फंसता है। देखो दूसरा वाला मैं बताता हूं आपको। ये पॉइंट्स बनाना मैं क्यों बना रहा हूं, मैं उसको आगे समझाता हूं मैं। ठीक है,
और इसके बारे में भी हम देख लेते हैं आगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम फिर जोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम फिर जोड़ते हैं इस तरह से, और ये वापस बन जाता है। अब मैं इसको धीरे धीरे जोड़ देता हूं, तो आप देखोगे कि एक अरेंजमेंट बनता है और इस तरह से आपको 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। और ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। देखिए आप देख रहे हो, इसमें हमें जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लगातार जोड़ते चले जाते हैं। लगातार जोड़ते चले जाने की वजह से आपको ये लैटिस देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहली बात तो दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है इन 3D स्पेस में, जो रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, वो हमें देखना पड़ता है कि जो अरेंजमेंट, अगर हम जो पॉइंट्स हमारे पास बने हुए हैं वो हमारे पास, अगर हम उनको, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं 3D स्पेस में, उनको हम लगातार जोड़ते चले जाएंगे तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स हैं, जो मैं यहाँ पॉइंट्स बना रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको भी बताऊंगा, वो रिप्रेजेंट करते हैं आयंस को, या तो एटम को, या तो मॉलिक्यूल को, ठीक है। इनको हम मिला करके बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पर लगेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होगा यहां पर, वो रिप्रेजेंट करेगा या तो आयन को, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल को, ठीक है, या तो एटम को। अब आयन में क्या हो सकता है, आयन में हो सकता है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल में CO2, SO2, ठीक है, CH4, जो भी आप लगाना चाहें। एटम्स में Zn, ठीक है, Si, ठीक है, Tn, Fe, किसी का भी हो सकता है, जो आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। अब इन पॉइंट्स पर हम एटम भी लगा सकते हैं। मतलब कि डिपेंड करता है, मैं नहीं लगाऊंगा, ये डिपेंड करता है कि किस चीज का क्रिस्टल बना हुआ है। आयन का होगा तो आयन को हम उसको वहां मान चलेंगे, अगर मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल को हम वहां पर मान चलेंगे, और अगर एटम का होगा तो एटम को वहां पर मानकर चलेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यूनिट सेल के बारे में बात करूं तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूनिट सेल जो है ना, अभी मैंने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल जो है ना, वो क्रिस्टल लैटिस का एक बहुत छोटा फॉर्म होता है। अगर ये हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है, तो इस क्यूब का, ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे क्यूब्स, यूनिट सेल बने होते हैं। कैसे बने होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, कुछ पार्ट्स में, इस तरह से इनको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इन सबको मैं जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह मैं यहां इधर भी कर लूं, 1 2 3 4, मैं इसको सीधा यहां जोड़ देता हूं, 1 2 3 4, फिर फर्दर इसको मैं यहां इस लाइन से इस लाइन में जोड़ देता हूं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। तो आप देखोगे कि ये छोटा सा पार्ट, इसको भी हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा,
ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखोगे ये वाला छोटा सा पार्ट, ये देखो ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ एक छोटा सा क्यूब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्रिस्टल मान लूं तो ये वाला पार्ट, ये जो ये छोटा सा पार्ट है, इसको हमें यूनिट सेल मानना पड़ेगा। यानी कि क्रिस्टल जो होता है वो यूनिट सेल का बड़ा पार्ट होता है, या ये कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल होता है क्रिस्टल का एक छोटा पार्ट होता है। तो बहुत सारे यूनिट सेल से मिल करके ये क्रिस्टल बना होता है। इसी तरह से सेम इसी का एक छोटे छोटे पार्ट मिल करके ये बने होंगे, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे किसी भी तरह का हो। उसी सेम तरह के स्ट्रक्चर से वो बहुत पूरा का पूरा क्रिस्टल बना होता है। कुछ ऐसे मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद और भी समझ में आएगा आपको। मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी समझाया था, वहां से ये स्ट्रक्चर में उठाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको बेहतर इसका इमेजिनेशन या एज्यूम आप अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। इसके पीछे भी चूंकि मुझे 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं इसके पीछे भी कुछ एटम्स को जोड़ देता हूं, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, समझाने के लिए इस तरह से। ठीक है, देखिए मैं यहां भी जोड़ता हूं इस तरह से। तो मैं इन पॉइंट्स को यहां पर रखता हूं, इन पॉइंट्स को यहां पर रखता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हीं से मिलकर के पूरा का पूरा लैटिस बनता है, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था अभी कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में आयन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं यहां पर जोड़ता हूं, ठीक है। अब देखो, अब इनको आप सीधे से जोड़ दो, इनको आप क्या कर दो, सिर्फ जोड़ दो। देखो एक मिनट, इनको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इसको यहां जोड़ देना है, ठीक है ना, और इसको यहां जोड़ देना है। फिर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपकी लैटिस बनने लगते हैं। थोड़ा सा इधर हो गया ये, मैं इसको यहां जोड़ देता हूं, जिससे कि समझाने में आसानी हो। आप ध्यान देखोगे ये छोटा सा एक यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक है। आप फर्दर जब इसे जोड़ोगे, जोड़ते चले जाओगे, तो ये आपको एक लैटिस देगा आपको, ठीक है। ये आपको एक लैटिस देगा, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आगे निकल गया है, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो और इसको इधर जोड़ दो, ये रहा इधर, ये रहा इधर, ये फर्दर, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे कि पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है। तो ये पूरा का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्रिस्टल आएगा। वो क्या कहेंगे हम, क्या कहेगा वो, क्या कहेंगे उसको हम, क्रिस्टल। लेकिन ये जो सेक्शन है, इस जो सेक्शन में आप देखोगे, इस सेक्शन में छोटा सा एक यूनिट सेल बनेगा, सबसे छोटा, इतना छोटा कि उसके बाद वो फर्दर डिवाइड ना हो सके, ठीक है। वो फर्दर जब डिवाइड नहीं होगा तो उसको यूनिट से बोलेंगे, लेकिन उतने ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के अगर हम जोड़ते चलाएंगे तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमने यूनिट सेल समझा, हमने क्रिस्टल समझा। देखो, यूनिट सेल में अगर आपको कुछ और भी बचा हो तो मैं आपको समझाता हूं कि वो इसमें दो चीजें और होती हैं, इसको बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको बनाना चाहिए, बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा पॉज करने के बाद। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिट सेल के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूनिट सेल, जब हम यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पर ध्यान देने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब ये देना होता है, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूं, मेरी थोड़ी जुबान फंस जाती कभी कभी। फंसने मतलब ये नहीं कि मैं हकलाता हूं, बोलते बोलते क्या होता है ना,
हर किसी की जबान थोड़ी बहुत फंस जाती है कभी, बहुत जब इंसान बहुत तेज बोलता है ना, तो उसी वजह से होता है। मैं अकलाता नहीं, डोंट वरी। तो अब ध्यान से देखना कि स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा अपने अनुकूल बना लेता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है, मैं समझाने के लिए अपने तरीके से बना रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आसानी हो अपने फेवर के लिए, ये रहा, है ना। अब क्या है कि ये हमने यूनिट सेल बनाया है। इस यूनिट सेल में क्या करना है, आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहला एज, ठीक है, दूसरा एंगल्स। पहला क्या है, एज, दूसरा क्या है, एंगल्स। एज क्या है, मान लो हमारे पास ये है ए, ये है बी, ये है सी, यानी कि इसको मैंने ए बोला, ये इस वाली लाइन को बी, इस लाइन को सी। तो ये तो हुआ एजेस। अब हमारे पास क्या एंगल्स, अगर हम देखेंगे इसके बीच का एंगल जो होगा, इसका ये एंगल, ध्यान रखना ए और सी के बीच में बीटा आएगा, ए और बी के बीच में क्या आएगा, गामा आएगा, और बी और सी के बीच में क्या आएगा, बचा क्या, गामा हो गया, ठीक है। ये एंगल नहीं है, ये एज है, और यहां पर बनेगा हमारे पास अल्फा, ठीक है। इस तरह से ही देखने को मिलता है। तो हमारे पास हम ये लिख लेते हैं कि जो एंगल्स हैं यानी कि एंगल अल्फा किसके किसके बीच बनेगा, इन बिटवीन अल्फा जो होगा वो जाहिर सी बात है बी एंड सी के बीच बनेगा, ठीक है। अब जो बीटा बनेगा वो किसके बनेगा, इन बिटवीन बी और सी हो गया, बीटा हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बीटा छोड़ करके ए एंड सी बचा। फिर जो गामा होगा वो किसके बनेगा, इन बिटवीन, अब गामा जो है ए एंड बी के बीच बनेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूं। जैसे कि ए बी और सी आता है, ठीक है, कैसे याद करना है मैं ये समझा रहा हूं आपको कि कैसे किसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, वो समझाता हूं मैं आपको। ए बी सी होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। तो ए और बी के बीच में सी वाला बनेगा, बी और सी के बीच में ए वाला बनेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में ये बना, इसके बीच में ये बना, इसके बीच में ये बनेगा। फिर समझिएगा, यानी कि अगर आप ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, इसके बीच में बात कर रहे हैं, तो सी वाला बनेगा, यानी कि गामा बनेगा। गामा नहीं है, आ रहा है, तो ये रहा गामा बनेगा, ठीक है। फिर जब आप बी और सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्फा बनेगा, यानी कि उसके नीचे वाला नहीं, तीसरा वाला बनेगा। फिर जब ए और सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा बनेगा, बीटा बनेगा। देख लीजिए वही बन रहा है, ये बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं जो आपको याद करने में इसको आसानी होगी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगला टॉपिक है हमारे पास, आई होप कितना समझ में आ रहा हो, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी चीजें कवर करनी है। एक बात और बता दें आप लोगों को कि ये टॉपिक खत्म होने के बाद, मतलब ये चैप्टर खत्म नहीं, इन टॉपिक से खत्म होने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग मैंने 10 क्वेश्चन छाट के रखे हैं, इस जो अभी तक हमने पढ़े हैं, और एक दो टॉपिक हम और पढ़ेंगे। उनके बाद आई थिंक ग्रेविस लैटिस के बाद का ही टॉपिक है, यानी कि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। और चूंकि हमारे पास तो टाइम की कमी है, टाइम से मतलब मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और पूरा टाइम हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप भी, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हो या जो ही बुक हो, जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इस चैप्टर के लिए सबसे बढ़िया जो बुक है वो सिर्फ एनसीईआरटी है। इसके फिगर्स ही आपके जितने भी आप बुक पढ़ते हो रेफरेंस के, चाहे जो भी बुक पढ़ लो, इस मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक ही एनसीईआरटी के फिगर ही कॉपी करके सीधा सीधा बनाए गए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी इसके लिए पढ़ोगे तो इनफ है, मोर देन इनफ है। तो आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के।
ठीक है, क्योंकि मुझे फैन बंद करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि फैन बंद अगर नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड पर फैन की नॉइस आ जाती है, तो थोड़ा सा पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत है। ठीक है, और राहत के बज रहे हैं लगभग 2। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के। ठीक है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, वो हमें देखना है कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिंपल और प्रिमिटिव। कहीं कहीं पर सिंपल लिखा होता है, कहीं कहीं पर प्रिमिटिव लिखा होता है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, अगर सिंपल के बारे में बात करेंगे तो सिंपल में सिर्फ एक चीज ध्यान देना, सिंपल में जब भी आप पढ़ोगे तो सिंपल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि जब भी इसका आप लैटिस बनाओगे या इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पास कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर 1 2, ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए सीधा सीधा। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको लगाओ। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं ये कभी भी इस तरह दूर दूर नहीं होते हैं। इनका जो एक्चुअल फिगर है वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से इनका एक्चुअल फिगर होता है। तो आप देखोगे जो इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हमने छोटे छोटे बना रखे हैं वो सब समझाने के लिए बना रखा है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में जुड़े होते हैं, सटे होते हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना दूर दूर बना रखा है, ठीक है ना। तो इसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं अब इस तरह से अरेंज होते हैं। इसमें टोटल 8 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। इन सभी 8 को में अगर हम देखेंगे, इसको फर्दर हम बना के दिखाएंगे, जैसे हमने अभी आपको इसके पहले इस तरह के बना के दिखाया था हमने आपको। इसको अगर फर्दर आप जोड़ते जाओगे तो आपके पास जो वो बनेगा, ऐसे बनेगा। सॉरी, मच्छर बहुत है भाई, है ना, मच्छर बहुत है। इस तरह से ये भी फर्दर देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से आगे भी होता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बारे में अगर बात करें तो यही पार्ट जो है 4 भाग में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। तो ये तो मान लो हम नीचे की बात करते हैं, इसी तरह ऊपर ही बनेगा। तो इस तरह से एक जो एटम है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 8 पार्ट डिवाइड होने के बाद में क्या लिखेंगे हम, 1/8, यानी कि एक ही एटम का जो 1/8वां हिस्सा, एक ही एटम का 1/8वां हिस्सा एक क्यूबिक सेल में पहुंचता है। तो कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने एटम्स होते हैं, 8। तो हमारे पास टोटल है 8 और सभी के 1/8वां हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएगा, 1 आएगा। इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि उसमें जो पार्टिसिपेटिंग एटम है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो कितने आएंगे। इसको भी जब हम एक टॉपिक आएगा एनालाइज करने के लिए कि सभी जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं उसमें जो एनालाइजिंग हम करेंगे उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे, वो सब हम वहां पर आगे पढ़ेंगे। इसको यहाँ पर इतनी की बात, इतनी समझिए। फिर अगला आता है हमारे पास दूसरा, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जब भी दूसरा बार बनेगा, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, इस तरह बनेगा। और यहां पर भी सेम कंडीशन रहेगी, बस एक चीज छोड़ करके यहां पर भी सेम रहेगा।
तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक जो एटम होगा इनके बीचों बीच इस तरह से रहता है। इसको मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा शेड कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए इस तरह से। और एक बात और कि यहां पर भी चीजें सेम होती हैं, कभी भी ये एटम्स दूर दूर नहीं होते हैं, ये हमेशा पास पास होते हैं और एक दूसरे सटे होते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच वाला एटम है जब कुछ इस तरह से आता है, ये जो एक्चुअल इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह बनेगा, 1 2 3 4, फिर इसके बीच में 1, फिर इधर 1, ठीक है। इस तरह बनता है 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा सा रफ फिगर जो है इधर अरेंज करना पड़ेगा, समझाने के लिए तो ना करना ही पड़ेगा। इसको यहां पर रख करके तो इसका फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि ये वाला जो फिगर है, मतलब ये वाला जो एटम है इन चारों के और इन चारों के बीच में फंसा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है। तो ये भी क्या होता है, लेकिन ये जो ये वाला एटम है और फिर ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि आपस में सटे होते हैं। ये क्या होता है, आपस में कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि कुछ इस तरह सटे होते हैं। तो आपको जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसको में हम जब निकालेंगे तो यहां पर आपको ये सारे जो है सटे होते हैं, इसका जो R, इसका 2R, इसका R, इस तरह से इसका हम तो टोटल रेडियस निकालते हैं, ठीक है। खैर ये तो हुआ बॉडी सेंटर के बारे में। इसके जो हम पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह जब हम इसका एनालाइज करेंगे तो सब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास है फेस सेंटर्ड। मैं फेस सेंटर्ड को इधर बना लेता हूं, ठीक है, फेस सेंटर्ड को इधर बनाता हूं समझाने के लिए। दूसरा पॉइंट है फेस सेंटर्ड, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि सेम क्रिस्टलाइटिस का यूनिट सेल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर भी सेम कंडीशन होती है, सेम फिगर बनेगा, यानी कि जो सबसे पहला वाला फिगर है वो बेसिक फिगर है आप कह सकते हो। उसके अलावा फेस सेंटर में क्या होता है, जितने भी 6 फेस होते हैं, यानी कि 4 आगे, ठीक है, या 4 साइड में, 2 एक आगे एक पीछे, तो सभी में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक आगे एक पीछे, इस तरह से आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 1/8 और 8 वाला तो ये सेम था, यानी कि हमारे पास ये एक है, एक पूरा का पूरा एटम है, यानी क्योंकि बीचों बीच आया हुआ है तो वहां पर हम एक अलग से लिख लेते हैं, तो ये 1 + 1 = 2 हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी 1/8 × 8 = 1 आएगा। और आप देखोगे कि ये 6 जो एटम्स हैं वो हाफ डिवाइडेड हैं। हाफ डिवाइडेड में करने क्या करना होगा कि 1/2 × 6, यानी कि जो 6 हैं वो हाफ डिवाइडेड है, तो उनको क्या करेंगे हम 6 डिवाइड करके 3 लिखेंगे, यानी कि 1 + 3 = जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं यहां पर क्या आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। इसको उतारिए फिर हम आगे लिखते हैं, क्योंकि मुझे अब बिठाना है। हम बात करेंगे अब लास्ट वाले के, नेक्स्ट हमारे पास है एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास फिर से वही फिगर हम बनाएंगे अगेन दोबारा, ठीक। एंड सेंटर में क्या होता है कि किसी 2 एंड पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बाकी सेम होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलता है,
ठीक है, इस तरह से हमने ये पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल कितने होते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्रेविस लैटिस के बारे में। हम बात करने वाले हैं ब्रेविस लैटिस के बारे में। अब देखो ब्रेविस लैटिस क्या होता है। ब्रेविस लैटिस समझिए, ब्रेविस लैटिस जो होता है ना कि जो हमारे पास जो टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं उनको मिला करके और उनका किस तरह का अरेंजमेंट होता है, कितने टाइप का अरेंजमेंट होता है, उन सब को मिला करके जो भी लैटिस बनता है वो उसके बारे में यहाँ पर देखना होता है। तो ये जो डिपेंडिंग ऑफ एजेस एंड इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ये सारे के सारे ब्रेविस लैटिस। हम कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं इनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला कैसे इसको हम ब्रेविस लैटिस को बनाएंगे और कैसे इसको याद रखेंगे, और जो टेबल बनती है, जो एंगल बनते हैं वो हमें कैसे देखना होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ब्रेविस लैटिस है, ब्रेविस लैटिस है उसको हम इस तरह सुनाएंगे। जैसे सबसे पहला है सी, कैसे हमको लिखना होता है वो मैं समझाता हूं आपको कि एक जो हम जो ब्रेविस लैटिस के जो नाम होते हैं उनका पहला अक्षर हम पहले लिख लेते हैं, CTORHMT। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं 7 होते हैं। तो सी से होता है क्यूबिक, ठीक है, फिर टी से होता है ट्राइगोनल, ठीक है, और ओ से होता है ऑर्थोरोम्बल, आर से होता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है, एच से होता है हेक्सागोनल, एम से होता है मोनोक्लिनिक और टी से होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब बात करते, ये तो हमारे पास सिस्टम की बात हो गई, अब बात करते हैं इसमें एंगल्स कितने होते हैं, सॉरी एजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजेस के बारे में जब बात करेंगे तो एजेस में क्या होता है कि इनके जो एजेस होते थे, यानी कि जो हमने आपको ये याद होगा, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था 1 2 1 2 3 4। हमने बनाया था ये ए, ठीक है, ये बी, फिर ये सी। ये तो एजेस हो गए। तो हमें देखना होगा कि ये एजेस कैसे अरेंज होते हैं, ये हमें देखना होगा। तो ए में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। इसमें क्या होता है ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, अब चाहे तो मैच करा सकते हैं, मैच कराते रहिए, मैच करा भी रहे होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगेन, then a is equal to b is not equal to c, then a is not equal to b is not equal to c, and ये again last repeat हो जाएगा, a is not equal to b is not equal to c। ये आपको देखा, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक पैटर्न देखने मिलता है कि पहले a is equal to b is equal to c, फिर कटना इधर से लेफ्ट से कटता है, इधर कट जाता है, फिर